इज अपना DNF ब्लॉक। इसमें हम लोग पहले 3D ब्लॉक के बारे में पहले पढ़ाई कर रहे हैं। 3D ग्रुप से 12D ग्रुप तक होता है, सॉरी 3 ग्रुप्स, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक। पहला था ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि वो जो है उनके ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट होते हैं। उनके ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। और सूडो ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? जो कि हाफ या फुल फिल्ड होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, बेसिकली एक्सेप्शन होते हैं कुछ अगर हम देखा जाए तो जितने भी हमारे डी ग्रुप में होते हैं अपने, सॉरी 3D ग्रुप में जितने भी हमारे डी ब्लॉक में होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, देखो द वन विच हैज़ इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर इट्स ग्राउंड स्टेट और इन आयनिक स्टेट। आयनिक या फिर ग्राउंड स्टेट में उसके डी ऑर्बिटल में जो होते हैं, डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन जब होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर आते हैं इसके एक्सेप्शन में, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ये शो नहीं करते हैं, तो वो होते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सेप्शन सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द वन विच हैज़ इनकम्प्लीट filled orbital in either ground state और in ionic state। ionic या फिर ground state में इसके completely filled electrons होते हैं orbitals में। ठीक है, एग्जाम्पल होता है इसका मर्क्यूरी, कैडमियम, जिंक और क्या है, वेल ये हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ये मेटल्स की तरह बिहेवियर करते हैं, इनका मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ये होते हैं इलेक्ट्रिकल थर्मल एनर्जी कंडक्ट करने वाले, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई। ठीक है, सो दैट दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, एक्सेप्शन होता है इसका मर्क्यूरी ओनली। डी ब्लॉक एलिमेंट शोज बोथ मेटेलिक कोवलेंट एंड मेटेलिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या बोला मैंने? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों शो करते हैं। इसके जो मेटेलिक बॉन्डिंग शो करते हैं वो 4s वाले ऑर्बिटल करते हैं, और जो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं वो 3D के शो करते हैं। ठीक है, मतलब कि 3D में होती है आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग, 4s में होती है आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि 4s2 3D1 4s2 3D2 करके इसके कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसी की बात चल रही है। s में होगा आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग, डी में होगी आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन greater the bonding, so they held tightly to each other than bond enthalpy it will increase। क्या बोल रहा है? जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो टाइटली बॉन्डेड होगा, उतना ही वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, उसकी इंक्रीज करेगी, एंड दे विल, तभी वो मेटल कहलाते हैं। मेटल वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ही हमारे बाहर ज़्यादा होंगे उतना ही वो अपने एटम से अटैच रहेंगे, टाइटली अटैच रहेंगे, तो उनकी जो होगी हमारी बॉन्ड इंथैल्पी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, इसीलिए हम उनको मेटल्स बोलते हैं। इसलिए मतलब वो मेटल्स की कहानी है पूरी पीछे की। आउटर मोस्ट शेल जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉन्स्टेंट वेयर देयर इज चेंज इन n-1 to 10d ऑर्बिटल। मतलब कि जो पीछे वाली ऑर्बिटल होती है हमेशा वो चेंज होती है। ये हो गया, आगे वाले जो होते हैं वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 4s वाला जो ऑर्बिटल होता है जो कि होता है मेरा आउटर मोस्ट शेल, s हमेशा आउटर मोस्ट होता है। अगर मेरा ये एटम है तो दिस इज s, दिस इज p, दिस इज d, दिस इज f, समझे? S-P-D-F, S में होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा की तरह, हमेशा से समझ में आ गई। तो हमेशा 4s के इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, हमारे 3D के नहीं होते हैं। ये हो गए हमारे ग्रुप्स। हमेशा इसमें देखेंगे कि ये होते हैं हमारे क्रोमियम, MO और W। 4D हम लोग मोस्टली इन लोगों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में कम ही बात करेंगे। ठीक है, तो क्रोमियम और MO और जो W होता है ये हार्ड मेटल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं हमारे, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, कैडमियम का और जिंक का तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है डाउन द ग्रुप जाने में हमारा एटॉमिक जो साइज ऑफ एटम होता है वो बढ़ता है, शेल जो है बढ़ता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। जितना मेरा साइज बढ़ेगा उतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और मेटेलिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने में डाउन द ग्रुप मेटेलिक जो होता है कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बोला? डाउन टू ग्रुप जाने में मेटेलिक कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर होता है एटॉमिक रेडियाई। क्या मतलब? अपना एटम का रेडियस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में रेडियाई पहला डिक्रीज करता है मिडिल तक का, फिर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, बिकम्स कांस्टेंट, देन इंक्रीज एंड ऑफ द पीरियड। ये मैंने ले लिया है 3D ग्रुप का एग्जांपल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें क्या हो रहा है? पहले हमारा साइज जो है डिक्रीज करता है मैग्नीज तक का, फिर कांस्टेंट रहता है, और फिर अचानक से जिंक में जाके बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि हमको पता है कि अगर ये मेरा एटम है, बीच में से न्यूक्लियस से लगने वाली जो चार्ज होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज, जो कि बाहर के इलेक्ट्रॉन में लगाएगी, प्रॉपर अपनी तरफ को खींचेगी। ठीक है, खींचेगी, और लेकिन
इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों शो करेंगे रिपल्शन शो करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिपल्शन तो हुआ, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग लग रहा होता है बाहर की तरफ और न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है अंदर की तरफ, न्यूक्लियर चार्ज। तो होता क्या है, इनके पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि इस एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है घट रहा है। तो स्टार्टिंग में जब साइज डिक्रीज हो रहा होता है तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट पे या स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से, इसलिए मेरा एटम का साइज होगा छोटा हो जाएगा। रही बात जब मेरा कांस्टेंट हो रहा है, ये कब होता है, ये तब होता है जब न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट होता है दोनों बराबर हो जाते हैं। और जिंक में मेरा साइज बढ़ जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर साइज छोटा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट से डोमिनेंट हो जाता है। ऐसे हम लोग एटॉमिक रेडिया को पढ़ते हैं। फिर आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेंगे, इस पर स्टार बनाने भी नहीं आ रहे, हाँ स्टार मार्क कर लेंगे। दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉप टू बॉटम जाने में, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाने में। एटॉमिक रेडिया हमारा डिक्रीज करता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर इंक्रीज करता है। बट टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, द filling of 4f before FD 5d orbital results in a regular decrease in atomic radii called lanthanoid contraction, as in result from 3d to 4d size increase, but from 4d to 5d it remains constant। क्या मतलब, lengthenite contraction मतलब होता है जब हमारा 4f से पहले 5d भर जाए, सॉरी 4f पहले भर जाता है 5d से। कैसे, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखिए सबका, तो हमारा 3d ग्रुप का होता है 4s2 करके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 4s2 इसका होता है 5s2 करके, इसका होता है 6s2 करके, इसका होता है 7s2 करके। अरे तो हम यहाँ पे थे टॉप टू बॉटम जाने में, टॉप टू मेरे भाई टॉप टू बॉटम जाने में तो 4f जो होता है हमारा बिफोर फिलिंग ऑफ 4f बिफोर FD के पहले 4f भर जाता है। मतलब कि देखो, ये मेरा 4D और 5D के लिए, 4D और 5D के लिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन हमेशा हमारे लैंथियम की बात क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स का गैप हो जाता है यहाँ पे हैफियम और लैंथियम के बीच में। तो जब एक ग्रुप होता है तो गैप होता है, तो यहाँ पे फिलिंग अलग तरीके से होती है, जो कि होती है कि 4f में पहले फिलिंग होती है, देन 4D 5D सॉरी। तो जैसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4D की ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 4d1, ये तो भर गया, ठीक है। दूसरे में जब ये जाएगा इसमें तो कैसे होगा, अगर मैं इसके लिए देख रहे हैं, इसके लिए भी सेम ही बात है, ठीक है। बट फॉर दिस यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है, ठीक है। इसमें तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया रहेगा, बिल्कुल ऐसे चलेगा। बट इधर आके आपके 5D में आके क्या हो जाता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन 4f पहले भरता है, जैसे कि वैसे भरना चाहिए था 6x2 5d1 6x2 5d2 5d3, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि हमारा 14 इलेक्ट्रॉन्स का गैप आता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 6x2 4f14 और 5d2 करके भरते हैं, मतलब कि 4f पहले भरते हैं फिर जाके हम d को भरते हैं। तो जब हमारा 4f पहले भरता है 5d से, तो उसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो वहाँ पे रेगुलर डिक्रीज आ जाता है हमारे एटॉमिक रेडियस में, इसी को हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसीलिए होता क्या है कि 3 to 4d हमारा साइज इंक्रीज करता है, और फ्रॉम 4d to 5d वो जो हो जाता है बेटा जी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ से लेके 4f से लेके 4d से लेके 5d तक का कांस्टेंट रहेगा, और 3d से 4d हमारा इंक्रीज करेगा। बढ़िया, अरे यार ब्राइटनेस सही है, ओके। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ यू कैन नोटिस कि यहाँ पे कितने शेल्स हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 है, इसमें 6 है, बट दोनों बराबर साइज़ के लग रहे हैं। क्यों? नंबर ऑफ शेल जो है डिफरेंट है, साइज़ बट हमारा सेम है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। होता यह है कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है इसमें, तो क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल को भी मेरा न्यूक्लियस बहुत ज़ोरों से खींच देता है और साइज़ छोटा कर देता है, ठीक है। हालांकि इसमें शेल ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इसका साइज भी बराबर दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल स्टफ जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये इसका रीज़न है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, टॉप टू बॉटम आने में आपका पहले साइज जो है इंक्रीज करेगा, फिर आपका कांस्टेंट रहेगा, ये लिखा है 3 to 4 साइज इंक्रीज, ठीक है। ऐसे इंक्रीज करेगा और फिर कांस्टेंट रहेगा, और ऐसे जाने में क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर इंक्रीज कर जाता है,
बढ़िया। डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज और नीचे ऊपर नीचे के लिए इंक्रीज और कांस्टेंट। फिर आता है द नेट रिजल्ट ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकंड एंड द थर्ड सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। हाँ, लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा रेडियस होता है सिमिलर हो जाता है हैफियम और जेड आर का, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ये और ये, ठीक है। एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। एंड दैट्स वाई सेपरेशन इज जेड आर एंड एच एफ इज़ डिफिकल्ट। बेसिकली इन दोनों की बातें चल रही है। इस वाले जो ग्रुप में हमारे इधर से हमारे लगभग प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लगभग प्रॉपर्टीज सेम होती है, और खासकर जेड आर और एच एफ की, और इनका सेपरेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ा सेम होती हैं, इनका सेपरेशन मुश्किल हो जाता है, इनका साइज़, एटॉमिक साइज सेम होता है। तो ये सब जिसकी छोटी मोटी बातें थी डी ब्लॉक की। फिर आता है एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी भी हम थोड़ा बहुत छोटे मोटे टॉपिक भी कवर करेंगे। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास हमारा, वैसे भी आप एक ट्रेंड देखेंगे तो हमारे जो मेटल में होते हैं, मेटल के अंदर आपको पता होगा कि हमारे पार्टिकल्स जो है टाइटली हेल्ड होते हैं, टाइटली एकदम पैक्ड होते हैं ऐसे करके। जब वो टाइटली पैक्ड हैं तो उनका साइज़ क्या होगा, छोटा ही तो रहेगा, साइज वैसे छोटा रहेगा, ठीक है। बट density of transition metals are high because of increasing atomic mass and no effective increase in size. साइज हमारा छोटा ही रहता है बट इफेक्टिव चेंज आ जाता है, हमारा इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है हमारा। किसमें मास में इंक्रीज आ जाता है। अगर छोटा छोटा है तो भैया मास तो ज़्यादा है ना। चाहे छोटी चीज़ में मास ज़्यादा होता है, बड़ी चीज़ में मास हल्का होता है, अगर वो लाइट क्योंकि दूर दूर पार्टिकल्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। खैर उतना डीप में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मेटल्स में आपके पार्टिकल पास होते हैं तो मास छोटा होता है, लेकिन मास जो है तो ज़्यादा होता है, सॉरी साइज छोटा होता है लेकिन मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी बाय दिस रिलेशन। तो आपको ट्रेंड देखने को मिलता है यहाँ तक का कि आपका जो है एटॉमिक वॉल्यूम जो इंक्रीज़ करता है और सिर्फ जिंक में आके डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट किसकी होती है, कॉपर की होती है। हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम बोलो, ठीक है, वॉल्यूम बोलो या डेंसिटी बोलो, किसका होता है भैया, कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का ज़्यादा होता है। ये जिंक के साथ ऐसा क्यों किलवार हो रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है ऊपर से इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही है, तभी हमारा जिंक अनोखा है। फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट first increase and then decrease. This is due to fault that initially unpaired electrons in d orbital increases, therefore more covalent in metallic bonding, hence ये क्या लिखा है, strong bond, but then further pairing up of d orbitals taking place of mp and bp will be decrease। होगा क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, आपको कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए 4s2 3d1 3d2 3d4, है ना। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दो होता है, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, पाँच, सॉरी 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0। समझ रहे हो। तो पहले मेरा ट्रेंड जो बढ़ रहा है फिर छोटा हो रहा है, क्योंकि इनपेड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखते हैं आप लोग, जितने ज़्यादा इनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा उसका टाइटली पैक्ड होगा, वो उतना ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड होंगे, मतलब हैंस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट देन फर्दर पेयरिंग अप हो जाएगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा, उतनी कम उसका उतना ज़्यादा होना चाहिए। एक मिनट, होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ रहे हैं तो मेरी बॉन्डिंग टाइट होगी तो मेरी इंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, हालांकि वो तो लगेगी, बट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें वो टाइटली पैक्ड है। फिर हमारे एनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, 6 5 4 3 2 1 0। जब कम होते जाएंगे तो मेरे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट कैसे एक्सेप्शनल होता है, केस फॉर एम एन क्या लिखा है, एम एन गैस नहीं, हट, मैंगनीज, इट इज़ हाफ फिल्ड एंड हाईली स्टेबल, एज अ रिजल्ट इट अवॉइड्स बॉन्डिंग, ठीक है। हमारा जो मैंगनीज है, हमने मैंगनीज जो यहाँ पे क्या किया है, मैंगनीज क्या है हमारा एक्सेप्शनल है, कैसे, क्योंकि हाफ फील्ड होता है, हमको पता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में नहीं बोलेंगे, इसका बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5, इसका स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिंक में तो खैर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसको तो बात ही हटा दो, क्योंकि इस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट इसमें है बट ये हाफ फील्ड है, तो फिर इसमें क्या होगा, ये हाईली स्टेबल होगा, और क्या होगा, हाफ फील्ड है तो हाईली स्टेबल होगा, और ये क्या करेगा, बॉन्डिंग अवॉइड करेगा, ठीक है।
ये होगी मेरी मैग्नीज की बातें, इसीलिए इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कम होता है। सही बात है, ठीक है। आसानी से टूट जाएगा ना, क्योंकि आसानी से टूटेगा क्योंकि बॉन्डिंग अवॉइड कर रहा है। हाँ, बॉन्डिंग अवॉइड करेगा तो ऑब्वियसली टूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ डी ब्लॉक मेटल इन कन्वर्ट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल इनटू आइसोलेटेड एटम। मतलब कि सॉलिड स्टेट से आप गैसियस स्टेट पे बना रहे हो, मतलब गैस मतलब होता है आइसोलेटेड, ठीक है। तो जो आपको एनर्जी लग रही है एच एटम, एच सब्लिमेशन आप उसको बोल सकते हो, जब आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हो किसी भी सब्सटेंस को, तो आप क्या करते हो, जो एनर्जी लगाते हो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है बॉन्ड एंथैल्पी, और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक होता है एच एटम। मतलब कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी। रही बात आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, मतलब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस स्टेट से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। स्कैंडियम टाइटेनियम इनका क्या होता है, इसका पहले बढ़ता है, फिर लगभग बढ़ेगा भी, सेम भी रहेगा इनका, गोजी बाजी। फिर सबसे ज़्यादा बढ़ता है जिंक का, और सबसे ज़्यादा बढ़ता है मैग्नीज का। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, स्टेबल है बेटा। ये है स्टेबल, ये है फुली फिल्ड, ये है हाफ फिल्ड। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी मेरी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना टूटना नहीं चाहेगा, उससे वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई वो स्टेबल है। वो स्टेबल है तो क्यों छोड़ना चाहेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी मैग्नीज और जिंक की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि वो दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। फिर बहुत ही गंदी राइटिंग में हमारा आ जाता है कुछ नोट्स, जैसे कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन इज be removed from a stable configuration Mn to positive 3d5 half filled, ठीक है। मैग्नीज से हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हाई लगती है, क्योंकि वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। क्योंकि आप 4s2 3d5 करते हो तो आपको दो एनर्जी निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, पर अब तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी में आपको दिक्कत होगी, बिकॉज उसका 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर ये स्टेबल है तो आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आती सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इज हाई as compared to neighboring elements. This is because the stable or fully filled और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर और क्रोमियम के साथ भी सेम दिक्कत है कि आप जो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉपर पॉजिटिव हो जाएगा और 3d10 बनाएगा। 3d10 बनाएगा तो अब आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। फर्दर आप इसको नहीं तोड़ सकते हो। सिमिलरली विथ हमारा क्रोमियम, तो आप ये क्योंकि क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुली या फिर हाफ फिल्ड होते हैं। फिर आता है टॉप टू बॉटम जाने में हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का कमाल, ठीक है। क्या होगा, वर्टिकली कॉलम इंक्रीज, पहले क्या करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू इतना इलेक्ट्रॉन्स, बट द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज ओनली फ्रॉम 3d to 4d सीरीज। मतलब कि क्या है, देखो वर्टिकली कॉलम में हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। कैसे? पहले आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, आपका बचता है नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो आपका साइज बढ़ेगा तो भाई साहब एनर्जी आपकी डिक्रीज कहाँ है, तो आपका साइज बढ़ेगा तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, कम आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है, ये होगा। फिर क्या होगा, बट द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज ओनली फ्रॉम 3d to 4d यानी में आपका आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसका एग्जाम्पल मेरे को देने के लिए आपको उस टेबल में जाना पड़ेगा, टेबल नहीं बोलेंगे बट उन पे जाना पड़ेगा। होता क्या है कि लगती है हमारी क्या लगता है, एक तो लगता है आपका न्यूक्लियर चार्ज, एक लगता है शील्डिंग इफेक्ट, एक लगता है आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। हर बार आपका नंबर ऑफ शेल तो बढ़ेगा, नीचे जाने में नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, ये बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो बचता नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो इसका और इसका साइज बढ़ेगा, तो डाउन द ग्रुप, सॉरी एक मिनट, नंबर ऑफ शेल गलती हुई, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है भाई साहब, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से काफ़ी दूर डिस्टेंस में है, तो आपका बॉन्डिंग कमज़ोर है, तो मैं अगर इंथैल्पी लगाऊं, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी लगाऊं तो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा, तो निकालते रहेंगे और हम उसका साइज़ क्या करेंगे, छोटा बना देंगे जी। तो इसीलिए 3D से 4D जाने में हमारा साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है। क्या बोला, 3D से 4D जाने में हमारा
3D से 4D जाने में साइज जो है डिक्रीज करता है। अब फ्रॉम 4D टू 5D और फ्रॉम 5D टू 6D सीरीज वे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स enters into a subshell which causes negligible screening effect, that is lengthenoid contraction. Hence due to more nuclear charge आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब देखो 3D to 4D जाने में हमारा आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, बट फ्रॉम 4D to 5D और 5D to 6D जाने में इंक्रीज करती है, क्योंकि अब जो हो जाता है मेरा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और मेरा न्यूक्लियर चार्ज जो है मेरा वो इंक्रीज कर जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बेटा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो मेरा एटम को अब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, तो एटम जो छोटा हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, बॉन्ड जो जितना छोटा होगा उतना मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी, तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए मेरी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है फ्रॉम 4D टू 5D और 5D टू 6D, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एफ शेल में भर जाता है। वही वाला बात आ गई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से आप इसको समझा सकते हो, क्योंकि हमारा 5D टू 6D 4D टू 5D में मेरा इलेक्ट्रॉन जो है पहले एफ सेल में भर जाता है, देन 5D और 6D से, इस वजह से यहाँ पे नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है, और नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो मेरा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और आपका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो मेरी आयनाइजेशन लेवल पे ज़्यादा हो जाएगी। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवरेज चार्ज पर एटम, मतलब कि हर एक एटम में जो ऊपर एक चार्ज टाइप का लगता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि इसका ये है, ठीक है, इसका आप निकाल के देना, होमवर्क है, होमवर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। तो मेरे ये हो जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये तो पढ़ा ही होगा बचपन से। निकालते कैसे हैं, निकाल के भी बताऊँ क्या? बता देते हैं, चलो आई एम सॉल्विंग दिस वन, ठीक है। निकालते कैसे हैं, जो हमको निकालना है, मेरे को क्रोमियम का निकालना है, तो इसको आप फिर आप x मान लो, ठीक है। प्लस आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का याद रहना चाहिए -2 होता है, कितने हैं बाहर से मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल ओवरऑल होता है ये -2, ठीक है। -2 ओवरऑल होता है, तो आ जाएगा -2, ठीक बात। x माइनस का साइन है, 4 2 8 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस का 8, कितना आ गया 6, तो आपका इसमें कितना आ जाएगा प्लस का 6 का चार्ज। तो ऐसी सिंपल सी मैथ्स यूज करके आप इसका वो निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। एक मिनट, क्रोमियम का 0 कैसे है, अच्छा उसका है, सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है ट्रांजिशन, अरे भैया रुक जाओ, ठीक है। अब आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब 3D ब्लॉक के डी ब्लॉक के हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं भैया जी, वो क्या करते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि ड्यू टू उनके जो होते हैं कभी 4s से या कभी 3D से इलेक्ट्रॉन इधर उधर से जाते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d एंड आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एज द एनर्जी ऑफ ns एंड ये सबशेल आर नियरली इक्वल, ठीक है। ये दोनों ही अपनी मर्जी के अपने मन के मालिक होते हैं, तो जब पार्टिसिपेशन की बारी आती है तो ये अपनी मर्जी से कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, ns ऑर्बिटल आता है या फिर n-1d का ऑर्बिटल आ जाता है, तो इन दोनों की इनकी जो सबसेल के होते हैं वो आर नियरली इक्वल, इनकी जो एनर्जी होती है, इनके सबशेल की जो एनर्जी होती है वो लगभग बराबर हो जाती है, जिस वजह से हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे वेरिएबल हुई है, ऐसे वेरिएबल हर एक मेटल की, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग एक ही मेटल की देखो 4, एक ही मेटल की देखो 5, इसको तो भैया 6 हैं, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, हर जगह पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। किस वजह से, अब मुझे बताओ, मैंने बनना हटा दिया, बिकॉज इसमें हमारा क्या होता है, n-1d ऊपर कहाँ d एंड ns ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि दोनों अपनी मर्जी से दोनों ही पार्टिसिपेटिंग में आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो इनकी जो है सबशेल की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ देयर सबशेल इक्वल हो जाती है, एनर्जी बराबर हो जाएगी, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्या बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एज द एनर्जी ऑफ ns एंड इतना सबशेल आर नियरली इक्वल, दैट्स इट। अगला पॉइंट क्या है, द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली शो विच व्हेन ओनली ns electron participate in bonding and higher oxidation states are exhibited when ns and n-1d electron both take participating in bonding। भैया क्या बोला इसने, अगर आपका जो है
छोटा कम दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये समझो सिर्फ NS जो है, सिर्फ आपका NS पार्टिसिपेट कर रहा है। बट अगर आपकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों के दोनों बोथ जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। मतलब कि जैसे कि स्कैंडियम का सिर्फ 2 है तो मतलब यहाँ पे सिर्फ NS ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे शायद दोनों होंगे, यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो होंगे मेरे दोनों, यहाँ पे तो मेरे को लगता है कि दोनों ही पार्टिसिपेट कर रखा होगा क्योंकि 2 से लेके 7 तक का है, तो यहाँ पे NS भी और N-1D भी आपका पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। मैग्नीज की याद देख लो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। स्कैंडियम एंड जिंक डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। हमारा स्कैंडियम और जो हमारा जिंक है याद रखना है, मैग्नीज और स्कैंडियम और जिंक की प्रॉपर्टी याद रखनी है। स्कैंडियम और जिंक जो है हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, वेरेज मेरा जो मैग्नीज है वो भाई साहब हाईएस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसकी हाईएस्ट भी होती है अपनी +7। आगे बढ़ते हैं। व्हेन सम ऑक्सीडेशन स्टेट आर बोल्ड मोर स्टेबल, यहाँ पे कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बोल्ड हैं, आगे भी थे मैंने पता नहीं हट गए हैं, कर ही नहीं है शायद से वो। अब NCERT की बुक में भी दिया है टेबल, तो उसमें देख लेना। कुछ कुछ जो है हमारे एलिमेंट जो हैं बोल्ड करे जाते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है। वो क्यों है? ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि किसी किसी का जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया मेरा Mn, ये हो गया आयरन का, ये है 3d5, ये है 3d5। ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक एग्जांपल है, ड्यू टू नोबल गैस है, ठीक है, ड्यू टू हाफ फिल्ड और T2G। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया भैया, T2G क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल्स में भरते हैं, और किस में भरते हैं? ऑर्बिटल्स में भरते हैं। कि पीछे क्या लिखा है? ये क्या है भाई? गाइस जस्ट वेट अ मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम आई थिंक। ये कहाँ से आ गया? ओके वेट, ठीक है। तो होता क्या है कि मेरा जो है अगर मेरा जैसे कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए लिया हो, चलो छोड़ो कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो। मेरा क्या होता है, तो मेरा ये D ऑर्बिटल है, क्या है जिसमें P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है भाई, क्या बात कर रहे हो? SPDF, इसमें होते हैं 1, इसमें होते 3, इसमें तो 5, इसमें 7, ठीक हो गया। तो होता क्या है ना, हमारा ये T2G लेवल एनर्जी लेवल होता है, ये EG होता है। तो मेरा ऑर्बिटल्स के 2 पार्ट होते हैं, इसको हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इतना समझ लो 2 एनर्जी लेवल होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स के। तो अगर आपका 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वो यहाँ भरने के बगैर यहाँ भर जाता है T2G में। तो होता क्या है, ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G, मेरा जो T2G है वो आधा फिल्ड है। कंप्लीट कैसे फिल्ड होगा? जब इसमें भी इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ड्यू टू, अगर आपसे बोला जाए कि कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं आपके क्यों बोल्ड हैं, क्योंकि ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फिल्ड ऑर्बिटल बोल दो या फिर फुली फिल्ड ऑर्बिटल बोल दो या तो फिर हाफ फिल्ड T2G बोल दो। T2G जो कि क्रोमियम आ जाएगा, +3 क्या आ जाएगा? क्रोमियम का +3, ठीक है, +3। जैसे कि ड्यू टू नोबल गैस, कैसे? मैंगनीज और +7 और Cr का, क्रोमियम का +6, क्रोमियम का +6 और इसका +6 जो है क्या नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, ड्यू टू नोबल गैस के लिए हो गया, ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G, ठीक हो गया। केस फॉर क्रोमियम +3 क्या है? ये है इसका हाफ फिल्ड T2G होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड T2G होता है। सही बात। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट होंगे भी, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? +8 रूबियम और रूथियम बोलते हैं, और ऑज रुको यार ना, हाँ इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं तो याद नहीं रही है। ये है रुथेनियम और ये है ऑस्मियम, ठीक है। ये है ऑस्मियम, ये है रुथेनियम। तो याद रखना कि जो हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8, वो है रुथेनियम और ऑस्मियम, ऑस्मियम और रुथेनियम, ऑस्मियम और रुथेनियम, ऑस्मियम और रुथेनियम, OS और RU, ठीक है। एग्जाम्पल RuO4 और SOSO4। स्कैंडियम ओनली एलिमेंट शोज सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। Cr and Cu, chromium and copper shows lowest oxidation state, that is +1 ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? ये +1 जो है हमारा क्रोमियम और कॉपर शो करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर से सबसे लोएस्ट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये हमारा सबसे कम करता है, ये नहीं बोला कम मतलब कि 1 की तरह छोटा, ये नंबर में छोटा है और ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में छोटा है, ठीक है। ओके, स्कैंडियम का क्या होता है? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है,
इनकी जो होती है +1 होती है कम सबसे। और ठीक है, सम ऑफ द ट्रांजिशन फॉर्म्स कंपाउंड इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि NiSCO4 FeCO3 जो SO हाँ बढ़िया है। With +2 and +3 oxidation state, the bond formed are ionic, and in higher oxidation state, bond formed are essential covalent। जहाँ जहाँ पर भाई साहब आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहाँ पर आपकी होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। जहाँ पर आपकी लो होगी, कम होगी, वहाँ पे होगी आपकी आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, फिर आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट नेचर तो होता है कम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। कैसे? Mn2O7 is a covalent green oil। कोवलेंट ग्रीन ऑयल, ये क्या होता है? कोवलेंट ग्रीन ऑयल होता है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है ऑब्वियसली वो मोर स्टेबल होगा। हायर एंड हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे WMOCR ये सब देख लो ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ये। ठीक है, बस उसके लिए तो ये एसिडिक नेचर आता है और एक ऑक्सीडेशन नंबर आता है। देखो जितना इसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे कुछ लिख रखा है लुईस एसिड क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, लुईस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उसका ज़्यादा एसिडिक नेचर। यहाँ पे आप ये ट्रेंड देख सकते हैं। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? जिसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मोस्टली किसका होता है? फ्लोराइड्स और ऑक्सोफ्लोराइड्स के जैसे होता है। बिकॉज ऑफ हाई लैटिस इन केस ऑफ COF3, हाई बॉन्ड इंथैल्पी इन टर्म्स फॉर द हाई कोवेलेंट कंपाउंड फॉर ये द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या बोला इसने? द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या कहते हैं? ऑक्सीजन हाई मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है और हमारा जो है ऑक्सीफ्लोराइड जो है हाई इसके मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए, और हमारा जो फ्लोराइड होता है वो हाई लेटिस एनर्जी के लिए होता है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्लोराइड सल्फाइड याद कर लीजिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मेटल और कार्बोनिल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, subscribe and share. Bye bye.